डेंगू बुखार या डेंगू फीवर में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और कब करवाए जाते हैं। हमें सीबीसी कब करवानी चाहिए और NS1 एंटीजन कब करवाना चाहिए। इसके बाद वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम डेंगू बुखार के दौरान करते हैं जिसकी वजह से हमारा इलाज मुतासिर हो सकता है। इस सब को आज हम तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट की बात कर लेते हैं जो एज आ सपोर्टिव डायग्नोसिस इस्तेमाल होता है डेंगू फीवर में। तो इसमें दो चीज़ें देखने की होती हैं, एक तो सीबीसी कब करवानी चाहिए और दूसरा इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। अब जहाँ तक सीबीसी कब करवाने की बात है तो उसमें अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि जैसे ही उनको फ़ीवर होता है वो सीबीसी करवाने पहुँच जाते हैं। पहले या दूसरे दिन सीबीसी नॉर्मल आती है। फ़ीवर शुरू होने के तीसरे दिन आपको डेंगू के मुतल्लिक जो तब्दीलियाँ हैं सीबीसी टेस्ट के अंदर वो शो होती हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि आप जब पहले या दूसरे दिन करवा लेते हैं और रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं या आप लोग ये समझते हैं कि मुझे डेंगू नहीं है। जब पेशेंट क्रिटिकल फेज़ में जाता है तो फिर पता नहीं चलता और नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब भी आपको फ़ीवर हो आप सीबीसी तीसरे दिन करवाएँगे। अब ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि हमने सीबीसी में देखना क्या होता है। एक तो हमने प्लेटलेट्स देखने होते हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स हमारा जो खून है उसको जमाने में या ब्लीडिंग को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं और इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। अब प्लेटलेट्स के बारे में लोग इस तरह परेशान होते हैं कि अगर 1.5 लाख से कम है तो उनकी जो परेशानी है वो बढ़ जाती है और वो समझते हैं कि अब दाखिले का टाइम है या हमें जो है ना कोई इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। तो इसमें मरीज़ों को बताने की ज़रूरत है कि अगर आपके प्लेटलेट्स 1 लाख से कम है तो फिर भी जो है ना कोई घबराने की बात नहीं है। आप सिर्फ रोज़ाना सीबीसी करवाएँगे और डॉक्टर के साथ राब्ते में रहेंगे। अब कितने प्लेटलेट्स पे मरीज़ का दाखिला बनता है वो हर हॉस्पिटल का अपना क्राइटेरिया है, अपनी उनकी रिकमेंडेशंस हैं। तो आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि आपके प्लेटलेट्स अगर कम हैं तो आप रोज़ाना सीबीसी करवाएँगे और अपने डॉक्टर से रोज़ाना राब्ते में रहेंगे। दूसरी चीज़ जो हम सीबीसी में देखते हैं वो है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी जिसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो गए, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स जो है ना हमारे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है। तो ये भी हम यूज़ करते हैं डेंगू के डायग्नोसिस के लिए। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हेमाटोक्रिट, यानी कि खून की जो हीमो कंसंट्रेशन है उसको हम देखते हैं कि फ्लूइड जो है कितना है बॉडी के अंदर। एक तो हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे पास प्लाज्मा होता है। अब जब फ्लूइड खून की नाली से बाहर निकल जाएगा तो हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी, यानी उसमें जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। और आमतौर पर हेमाटोक्रिट का जो मसला है वो क्रिटिकल फेज़ में होता है। तो उसमें हम नॉर्मल पेशेंट्स में तो 24 आवर्स के बाद हेमाटोक्रिट रिपीट कर रहे होते हैं, यानी सीबीसी रिपीट कर रहे होते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स में वार्निंग सिम्पटम डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो या डेंगू शॉक हो तो उस टाइम हम फिर 4 टू 6 आवर्स के बाद हेमाटोक्रिट रिपीट कर रहे होते हैं और ऐसे पेशेंट्स अमूमन वार्ड में हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। अब सीबीसी हमने अलामात ज़ाहिर होने के तीसरे दिन करवानी है। एक हमने उसमें प्लेटलेट्स देख लिए, दूसरे वाइट ब्लड सेल्स देख लिए और तीसरा हेमाटोक्रिट देख लिया। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सीबीसी कितने दिन करवानी होती है और क्या इसको हमने रोज़ाना करवाना है। तो उसमें हम मरीज़ को देखते हैं, उसकी एसोसिएटेड सिम्पटम्स को देखते हैं। कुछ पेशेंट्स को मसाइल, गुर्दे के मसाइल, कोई एक क्रोनिक डिजीज़ है जो और भी साथ चल रही होती है और साथ में डेंगू शुरू हो जाता है। तो पेशेंट टू पेशेंट हम डिसाइड करते हैं कि हमने सीबीसी कब करवानी है। और अमूमन जो है कुछ पेशेंट्स में हम 2 दिन बाद एडवाइस करते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल फेज़ है डेंगू का जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सामने लिंक आपको शो हो रहा होगा सिम्पटम्स का और फेजेस का। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल फेज़ कौन सा होता है। तो उसमें तो हम जो है ना सीबीसी रोज़ाना करवाते हैं। डेली सीबीसी होती है क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं पेशेंट की कंडीशन के ख़राब होने के। और जहाँ तक बात है कितने दिन करवानी चाहिए, तो जो 7-8 दिन आपकी बीमारी को अगर हो गए हैं, आपकी सिम्पटम्स को हो गए 8 दिन बीमारी को शुरू हुए तो 8-9 दिन तक हम करवाते हैं। और उसके बाद क्योंकि रिकवरी फेज़ शुरू हो जाता है 7 दिन बाद, तो उसमें फिर हम सीबीसी जो है ना रिकमेंड नहीं कर रहे होते हैं। 7 दिन तक हम सीबीसी देख रहे होते हैं। बाकी जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनमें फिर चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। कुछ लोग कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं, कुछ लोगों की डिजीज़ जो है ना प्रोलॉन्ग हो जाती है, कुछ लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड होते हैं। तो उसमें फिर कंडीशंस जो है ना उसको देख के हम डिसाइड कर रहे होते हैं। अब इसमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि NS1 हमें कब करवाना चाहिए।
तो जैसे ही आपको फ़ीवर होता है तो आपकी जो एंटीजन है, जो जरासीम है, वो जिस्म में पैदा हो चुके होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन जो है ना होती है। तो आप दूसरे दिन से हैं और उनकी कंसंट्रेशन जो है ना होती है। तो आप दूसरे दिन से लेके छठे दिन तक, 7वें दिन तक टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसमें कोई, और इसी को ही हम डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट हमारे पास 7वें दिन से ज़्यादा की हिस्ट्री के साथ आ रहा है तो उसमें हम फिर और टेस्ट की तरफ जाते हैं, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो ये स्पेसिफिक जो है टेस्ट है NS1 एंटीजन, हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं और पाकिस्तान में यही टेस्ट है डायग्नोस्टिक फॉर डेंगू फीवर। अब अगली जो बात है वो है तीसरे टेस्ट की, यानी कि एलाइजा टेस्ट, जिसमें हम IgG IgM एंटीबॉडीज़ को देखते हैं। अब ये टेस्ट कब करवाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन है और इसकी इम्पोर्टेंस डेंगू फीवर के डायग्नोसिस में काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि हमें ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें बतानी है कि एक तो जो IgM IgG एंटीबॉडीज़ हैं वो हमने 1 हफ्ते बाद करवानी होती हैं। एक पेशेंट जो हमारे पास आया ही 7वें दिन है, अलामात शुरू होने के 7वें दिन आया, तो उसमें हम NS1 नहीं करवाएंगे, उसमें हम IgG IgM एंटीबॉडीज़ करवाएंगे। और दूसरा ये है कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो छठे दिन शुरू होती है और उसके बाद 12 वीक्स तक IgM एंटीबॉडीज़ रहती हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, और जो IgG एंटीबॉडीज़ हैं वो लंबे अरसे तक रहती हैं। तो इसमें हम देखते ये हैं कि हमारे जिस्म ने वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ अगर बनाई हैं तो इट मीन्स के मरीज़ को डेंगू फीवर था। अगर एंटीबॉडीज़ नहीं है तो वो जो है ना, तो वो रूल आउट हो जाता है डेंगू फीवर। अब इसमें जो IgG एंटीबॉडीज़ हैं वो हम यूज़ करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन को देखने के लिए, कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक बार डेंगू हुआ तो दोबारा डेंगू हुआ कुछ अर्से बाद, तो उसमें कोरिलेशन के लिए हम IgG एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हैं। तो इनको हम 7 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे डायग्नोसिस के लिए, और दूसरा इनकी जो प्रोडक्शन है वो 6 दिन बाद ही होती है, उससे पहले हम ये टेस्ट एडवाइस नहीं कर सकते। अब अगले नंबर पे कुछ लीवर के टेस्ट हैं, यानी LFTs, लीवर फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, और वो हम इंडोर पेशेंट्स में करते हैं, जो पेशेंट हमारे पास दाखिल होते हैं, क्योंकि जो मोबाइल पेशेंट है, जो ठीक है मरीज़, उसमें इस तरह के टेस्ट करने की इंडिकेशन नहीं होती। जब हमें लगे कि इस पेशेंट में करने की ज़रूरत है तो उनमें हम फिर एडवाइस करते हैं। अगली जो बात है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं उनमें जो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, लैब्स करवाते हैं, उनकी नौइयत डिफरेंट होती है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में एसाइटीज़ हो रहा होता है, कुछ पेशेंट में फेफड़ों में पानी, प्लूरल एफ्यूजन उनमें हो रही होती है और दूसरी सिम्टम्स आ रही होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों में फिर हमारी जो लैब्स हैं वो भी डिफरेंट करती हैं। हम PTA PDT भी करवा रहे होते हैं, फाइब्रिनोजिन भी करवा रहे होते हैं, और वो फिर हॉस्पिटल की सेटिंग की बातें हैं। अब ये तो डिस्कशन है हमारे पास जनरल पब्लिक के लिए और सादा अल्फाज में कि कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एजुकेशनल साइड पे, और ये डॉक्टर्स के लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये है कि इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हैं वो कौन से हैं। मतलब यहाँ तो हम NS1 करवा रहे हैं, CBC देख रहे हैं, IgG IgM एंटीबॉडीज़ देख रहे हैं, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कौन सा है। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला है वो है वायरस आइडेंटिफिकेशन या वायरस आइसोलेशन। तो उसमें हम जो है ना वायरस का RNA देख रहे होते हैं। एक तो ये टेस्ट है और इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। ये टेस्ट जो है ना हमने 5 दिन से पहले करवाना होता है, और ये किस कैटेगरी में आता है, वायरस आइसोलेशन में। अब दूसरा जो टेस्ट है वो है जीनोम आइसोलेशन। तो इसमें हम PCR करते हैं, PCR के ज़रिए हम RNA को डिटेक्ट करते हैं। तीसरा जो टेस्ट है वो है एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन में हमारे पास आता है NS1 एंटीजन। तो ये हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए। जो ऊपर वाले टेस्ट हैं ये पाकिस्तान में तो नहीं होते, और मेरे ख्याल में एशिया में कुछ सेंटर्स हों जहाँ पे हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनकी इतनी फिजिबिलिटी नहीं है और एक हमारे पास चीप सोर्स है पड़ा, यानी कि डायग्नोस करने के लिए रिलायबल भी है, तो हम फिर NS1 की तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं। और वैसे भी हमारे पास सेटिंग नहीं है PCR करने की, और जो है ना RNA डिटेक्ट करने की, और उस तरह की लैब्स भी हमारे पास नहीं है। अब चौथे नंबर पे जो टेस्ट है वो है सीरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। उसमें हम लेके आते हैं IgG और IgM एंटीबॉडीज़ को। तो इसमें एक बात याद रखने की है, जो CBC टेस्ट है वो स्पोर्टिव डायग्नोसिस के तौर पर हम यूज़ करते हैं। डेंगू के डायग्नोसिस के लिए CBC इस्तेमाल नहीं होती। वो हम पेशेंट की सिम्टम्स के साथ को रिलेट करके देख रहे होते हैं कि हाँ, हमें जो है ना CBC अगर इतनी है, अब हम NS1 एडवाइस करते हैं, अब हम IgG IgM एंटीबॉडीज़ देख लेते हैं। तो वो फिर इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं।
अब इसमें 4 टेस्ट हैं, एक हमारे पास वायरस आइसोलेशन है, एक हमारे पास जीनोम आइसोलेशन है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारे पास हुई एंटीजन आइसोलेशन और चौथे नंबर पे सीरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन IgG IgM एंटीबॉडीज। तो ये थी हमारी डिस्कशन डेंगू फीवर के लैब्स एंड इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ट्रीटमेंट की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।